अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। Beta, I welcome you all in this video, or in this video we will be attempting question number 3 from the very recent attempt of CFAB 5 विंटर 2024, यानी कि लास्ट अटेम्प्ट का जो ये एग्ज़ाम पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, ये आप लोगों की नॉलेज में है कि ओपन बुक एग्ज़ाम होने के बाद हर अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जो 22 से 25 मार्क्स का होता है, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है comment on each element of the above computation and of total and taxable income prepared by the tax manager, ठीक है, and provide suggestions where necessary। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाता है कि जिसमें आपसे ये पूछा जाता है, कंप्यूटेशन दी जाती है, कंप्यूटेशन आपको नहीं करनी होती, यानी पूरी टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी आपको खुद से कंप्यूट नहीं करनी, कंप्यूटेशन आपको दी जाती है, आपने करने होता है, उसको एनालाइज करना होता है। और जाहिर सी बात है कि उस कंप्यूटेशन में, उस वर्किंग के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, तभी आपके एग्जाम पेपर के अंदर ये क्वेश्चन गिवन है आपको। आपने वो इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर आप समझते हैं कि इसको ठीक किया जाए तो कैसे ठीक किया जाए वो भी आपको प्रपोज करना है, सजेस्ट करना है। 22 से 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको हर अटेम्प्ट के अंदर नजर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स टेंड टू स्ट्रगल अ लॉट। नंबर्स आ जाते हैं, कैलकुलेशंस आ जाती हैं, कंप्यूटेशंस आ जाती हैं, वो स्टूडेंट्स कर लेते हैं आसानी के साथ, या उसके अंदर 60-70% मार्क्स ले आते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, in such questions students tend to struggle। वजह सर, थिंकिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, प्लानिंग किस तरह से करें, हम क्या बुक खोल के लॉ तलाश करना शुरू कर दें? मैंने कहा नहीं, ये लॉ तलाश करने से नहीं होगा, इसके लिए आपकी प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए, इसके लिए आपके जहन में लॉ पहले से होना चाहिए, तो वो क्लिक करेगा। आप जब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो लॉ रेलिवेंट सेक्शन आपके दिमाग में क्लिक करेगा, रिक्वायरमेंट क्लिक करेगी, एंड यू कैन ड्राफ्ट द ट्रीटमेंट विदाउट इवन रेफरिंग द ऑर्डिनेंस। ठीक, जहाँ ज़रूरत पड़े आप खोल भी सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आप इसका मैक्सिमम पोर्शन, इसका मैक्सिमम आंसर विदाउट ओपनिंग एंड रेफरिंग द ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट कर सकते हैं। सही। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, अप्रोच करेंगे, प्लान करेंगे, और हम देखेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स के सेक्शन से ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आई कैप के पास्ट एग्जाम पेपर का। फॉर दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 30 सितंबर 2025, यानी रिटर्न फाइलिंग की डेट के ऊपर क्वेश्चन आपके पास आता है कि भाई ये रिटर्न का डेटा फाइनलाइज है, नाउ द कंपनी और द पर्सन हैज़ टू प्रोसीड टू फाइल द रिटर्न, और ये कंप्यूटेशन बना लिया। अब आप इसमें से बताओ मसले मसाइल क्या हैं। Okay, Fun Factory Limited, an unlisted public company, is engaged in the business of manufacturing toys designed for children's entertainment। अच्छा भाई, तो ये आपने, ये बिजनेस है इसका। अच्छा भाई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अच्छा भाई, कुछ और इंफॉर्मेशन भी गिवन है आपको। 50% of FFL's shares are owned by Kids Creation Limited. The company is specializing in entertainment toys as well as educational games for children। अच्छा भाई, तो आपके जहन में, अच्छा जाहिर सी बात है, 50% of FFL's shares are owned by Kids Creations Limited। आम तौर पर जब इतनी मेजर शेयर होल्डिंग होती है तो कंट्रोल भी इस्टेब्लिश हो जाता है, और एसोसिएट की डेफिनेशन में तो ये वैसे ही फॉल कर जाती है। ठीक है, एसोसिएट 50% शेयर्स ओन्ड बाय किड्स क्रिएशन लिमिटेड, तो ये दोनों कंपनीज एसोसिएट्स हो गई।
तो अब आपके जहन के अंदर ये ट्रिगर भी होना चाहिए कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होंगी जो इस कॉन्सेप्ट से इम्पैक्ट हो रही होंगी। हो सकता है कि ग्रुप रिलीफ इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट का सेक्शन इसमें इन्वॉल्व हो, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन देखकर आपके जहन में सारे रेलेवेंट सेक्शंस ट्रिगर कर जाने चाहिए। A company specializing in entertainment toys as well as educational games for children. अच्छा भाई, मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, अच्छा, और ओन्ड बाय, ये कंपनी भी स्पेशलाइज करती है इन एंटरटेनमेंट टॉयज एज वेल एज एजुकेशनल गेम्स फॉर चिल्ड्रन। The tax manager of FFL is currently preparing the tax return for the tax year 2025, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड 2030 जून 2025, and has compiled the following data along with the accompanying notes and additional information for the management's review and approval। तो आपको ये एक प्रिलिमिनरी कंप्यूटेशन आपके सामने गिवन है, इस कंप्यूटेशन को आपने देखना है और इसकी रोशनी में आपने इसके नोट्स भी रीड करने हैं और आपने अपना ओपिनियन देना है, आपको कमेंट करना है, अगर गलती है तो क्या चीज़ ठीक है वो भी आपको बताना। अच्छा भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से वर्किंग स्टार्ट करी है टैक्स मैनेजर ने और फिर एडजस्टमेंट्स कुछ पास करी हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज FTR इनकम, और इसकी इंफॉर्मेशन है नोट नंबर 1 में। आमतौर पर एवरी एडजस्टमेंट और एवरी एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन, या यूँ कह लो कि एवरी बुलेट या नोट ऑफ इंफॉर्मेशन विल लीड टू एन एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट तो आपको कंप्यूटेशन तो करनी नहीं है, एडजस्टमेंट से मुराद comment on the adjustment whether it is correct or not, if not why, what should be the correct treatment। ठीक है, यानी कि इस एडजस्टमेंट नंबर या नोट नंबर 1 के अंदर कुछ मसला होगा। अच्छा, ये 99% तय है कि मसला होगा, सही। कभी कभार ऐसा होगा, आप बोलोगे नहीं बिल्कुल ठीक किया इसने, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, एज पर लॉ किया है, इसको डिसअलाउ नहीं होना है, ठीक ट्रीटमेंट है। कभी ही शाज़िर नादिर ऐसा होगा, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। ठीक, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी उसके अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर छुपा हुआ होगा। अच्छा भाई, पहला पॉइंट, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज FTR इनकम, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कंप्यूटेशन का, फिर हम एक एक करके नोट पढ़ते हैं। डीम्ड इनकम ऐड की हुई है, FTR की इनकम को लेस कर दिया कि भाई ये FTR है तो PBT में से लेस हो जाना चाहिए। उस बंदे ने अपनी जहन से समझबूझ से उसको FTR समझ के नॉर्मल बिजनेस इनकम में से लेस कर दिया ताकि उसको FTR की टैक्सेशन में ले जाए। डीम्ड इनकम होगी कोई भाई, उसको ऐड कर दिया। डोनेशन को लेस कर दिया, उस पर टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट हो सके। कैपिटल गेन को लेस कर दिया ताकि उसको सेपरेट ब्लॉक पे वो टैक्स कर ले। टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस कर लिया कंप्यूट करके। बज़ाहिर तो दिखने में चीज़ें ठीक लग रही हैं। फिर कैपिटल गेन नेट, यानी कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इसको अलग से ऐड कर दिया टोटल इनकम के लिए। ठीक है, टोटल इनकम आ गई। और फिर टोटल इनकम के बाद उसने क्या किया, देखो, बिजनेस लॉस सरेंडर्ड बाय KCL इन फेवर ऑफ FFL ड्यूरिंग टैक्स ईयर, और लॉस भी सरेंडर कर लिया। अब भाई ग्रुप रिलीफ का क्राइटेरिया मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा ना। और ये लॉस सरेंडर कर दिया 50% का, वो कंप्यूटेशन करने के बाद एक टैक्सेबल इनकम निकाल ली। चलो, तो क्या ये कंप्यूटेशन ठीक है? इस कंप्यूटेशन के अंदर वैसे देखने में भी कुछ मसले आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन हम एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट चलते हैं ताकि चीज़ें हमारी क्लियरिफाई होती चली जाएं और कंप्लीट होती चली जाएं। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज FTR इनकम नंबर 1। और हुआ ये कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से एक अमाउंट लेस हो रही है, उसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम KCL फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज। अच्छा, यानी कि हम अगर फन फैक्ट्री लिमिटेड हैं, FFL हैं, हमने कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, सही, और हमने KCL से कुछ अमाउंट रिसीव करी है, उनको हमने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं और KCL से अमाउंट रिसीव करी है, जो कि है नेट ऑफ 4% विद होल्डिंग टैक्स। अच्छा, उसमें से 4% का विद होल्डिंग टैक्स नेट ऑफ हुआ है और हमने वो अमाउंट रिसीव कर ली है विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2 million incurred to generate this income। और इसका कोई एक्सपेंस भी है
जो हमने इससे रिलेटेड इनकर किया है इस इनकम को जनरेट करने के लिए। अब क्या ये एडजस्टमेंट ठीक है? और गिवन इंफॉर्मेशन की रोशनी में अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक ट्रीटमेंट क्या होगा, आपने ये सोचना है। ठीक है, तो देखो ऑन द फेस ऑफ इट ही हमें ये पता चल गया कि ये जो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, जैसी बात है दोनों कंपनियां पाकिस्तान के अंदर ही हैं, और ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस जो है ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है इसकी, जैसे कि किसी को सर्विस प्रोवाइड करी है। अब अगर सर्विस प्रोवाइड करी है अपनी एसोसिएटेड कंपनी को और उससे पैसे रिसीव हो रहे हैं तो ये तो एफटीआर इनकम के अंदर फॉल नहीं करती, ये तो सर्विसेज की मिनिमम इनकम या मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करती है। तो ये एफटीआर इनकम कहकर जो यहाँ लेस किया हुआ है ये एफटीआर इनकम नहीं है, ये मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम है। आर यू गेटिंग दिस? तो मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। और हमें पता है कि सर्विसेज का रेट भी 4% नहीं है, सही है, यानी कि जो नॉर्मल सर्विसेज हैं उसका रेट लगेगा और वो 9% का रेट इसमें अप्लाई होगा। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल एज इजी एज दैट। ठीक है, अच्छा हम ये भी देखेंगे कि हमने इसको ड्राफ्ट कैसे करना है। ठीक, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर कि ये मैं इसके एक प्लानिंग पॉइंट्स बना लूँगा कि ये एफटीआर नहीं है, ये मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी, मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। और विदहोल्डिंग टैक्स का जो रेट है वो 4% नहीं होना चाहिए, वो 9% होना चाहिए। और ये फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल नहीं करेगी और एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, क्योंकि मिनिमम टैक्स में हम मिनिमम भी देखते हैं, नॉर्मल भी देखते हैं, नॉर्मल से हम एक्सपेंसेस को बिल्कुल लेस करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग देख लेंगे इसकी। दिस रिप्रेजेंट्स 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द 2 प्लॉट्स। 2 प्लॉट्स हैं, both plots were purchased in the last tax year. अच्छा भाई, to meet future business requirement, the fair market value of the plots were 140 million and 160 million as on 30 June. The work scheduled to start this year, but due to unforeseen circumstances, no work has yet commenced. अच्छा, इसको पढ़कर ही हमारे जहन में सेक्शन 7 ही ट्रिगर कर जाना चाहिए। सेक्शन 7 ही हमारे जहन में ट्रिगर कर जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सेक्शन 7 ही कहता है कि अगर आपके पास कैपिटल एसेट्स हैं और इसमें से आप कुछ कैपिटल एसेट्स को एक्सक्लूड कर दो, जो सेक्शन के अंदर आपको एक्सक्लूजन्स गिवन है, एक्सक्लूड करने के बाद जो बच जाते हैं उनका सम देखो, वो 25 मिलियन वाले थ्रेशोल्ड को अगर क्रॉस करता है तो फिर डीम्ड रेंटल इनकम आपकी कैलकुलेट होगी और उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, और वो इफेक्टिव रेट निकल के आता है 1%। ठीक है, 5% इंटू 20%, 1% का इफेक्टिव रेट निकल कर आता है हमारे पास। अच्छा, तो अब ये 1% इन दोनों का मिलाकर है। ठीक है, 300 का 1% 3, ये देखिएगा आप, ये ऐड बैक कर दिया। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एनी वन प्रॉपर्टी वो तो आप एग्जेम्पशन में ले सकते हैं। तो लॉजिकली स्पीकिंग दिस वन, चूंकि इसकी हायर वैल्यू है, इसको हम एग्जेम्पशन में डाल देंगे। एक प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम 7। दूसरी प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, दूसरा प्लॉट है। ठीक है, अभी ये प्लॉट है और ना ये अभी कोई बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ना ये रेंट पे दिया हुआ है, ना इस साल इसको परचेज किया है कि इस पे 236 के पे किया हो। तो हमने कहा कोई ऐसी
एग्जेम्पशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही 7E की कि ये बच सके, और 25 मिलियन से तो देखो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये 7E के शिकंजे में फॉल कर जाएगा, और जो 1% है वो इस पर अप्लाई होगा, जो कि फुल एंड फाइनल होगा। ठीक है, जो कि फुल एंड फाइनल होगा, ये नॉर्मल इनकम के साथ ऐड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर बातें हमें पता हैं, तो हम इसकी प्लानिंग कर लेंगे, मोटे मोटे पॉइंट्स को हम प्लान कर लेंगे और उसको हम ड्राफ्ट कर लेंगे। ठीक, जैसे कि टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम, और कंसाइज कर लो, फुल फाइनल टैक्सेशन में फॉल करी। ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि आपने अगर तो प्लानिंग करनी है तो आपने कैसे करनी है। अभी हम ड्राफ्टिंग देखेंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया, आपने बस सिर्फ शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने पहले इनिशियल प्लानिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने इन पॉइंट्स को एक्सपैंड कर देना है, ड्राफ्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक ट्रीटमेंट क्या होगा, ये यहाँ पर एड बैक नहीं होगा, ये फुल एंड फाइनल है, ये अलग से एज अ लाइन आइटम है, टोटल इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा, पेबल हो जाएगा, ये सारी की सारी बातें आपने कर लेनी है। ठीक है, अच्छा भाई, मूविंग ऑन। Donations reflect the educational gains worth ₹26 million. डोनेशन भी दिया है, डोनेशन को लेस कर दिया है, उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। Provided to the government schools, these games were initially purchased by FFL from KCL. गवर्नमेंट स्कूल को ये गेम्स दिए हैं, और ये गेम्स किससे परचेज किए हैं, एफएफएल से परचेज किए हैं, सॉरी एफएफएल ने परचेज किए हैं केसीएल से। तो हमें पता है कि ये एज एक्सपेंस नहीं ट्रीट होगा, इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएट्स हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो केसीएल ने लॉस सरेंडर किया है एफएफएल को। अच्छा, तो ये ऐसा आपको दिमाग में ये बात ट्रिगर करनी चाहिए कि ये जो डोनेशन एफएफएल ने केसीएल से परचेज करके डोनेशन किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केसीएल खुद भी डोनेट कर सकता था, और केसीएल को खुद डोनेट करने थे, लेकिन अगर वो खुद डोनेट करता तो टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करता, उसके पास तो लॉस है, तो टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलता। टैक्स क्रेडिट मिल जाए, अमाउंट ज़ाया ना हो, इसलिए उसने ये एफएफएल ने पहले उससे परचेज किया और उसके बाद फिर इसको डोनेट कर दिया। यानी कि ये एक प्लानिंग हुई और एसोसिएट्स के दरमियान ये ट्रांजैक्शन इस इंटेंशन से हुई कि हम टैक्स को रिड्यूस कर सकें, टैक्स को अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो कमिश्नर इस ट्रांजैक्शन को डिसरिगार्ड भी कर सकता है अंडर द रेलेवेंट सेक्शन, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये भी डिस्कस हुआ हमारा, ये भी डिस्कस हुआ हमारा। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ये भी डिस्कस हो गया हमारा, ये भी डिस्कस हो गया हमारा। ड्राफ्टिंग हम देख लेते कैसे होगी। मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट्स इजी हैं, द थिंग इज वी नीड टू सी द ड्राफ्टिंग। सो मैं इसको जरा गो थ्रू करके, रन थ्रू करके ड्राफ्टिंग पर आना चाहता हूँ जल्द से जल्द। ठीक है, अच्छा भाई, फिर देखो जरा, द कैपिटल गेन इज द नेट अमाउंट डिराइव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। अब कोई कैपिटल गेन ड्राइव हुआ है, एक बात तो तय है, देखो कैपिटल गेन को टोटल इनकम में तो ऐड किया गया, लेकिन टोटल इनकम में आपने भले ऐड किया, लेकिन ये टोटल इनकम में ऐड करने के बाद इसे आपको लेस भी करना पड़ता है, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनता। ये एक बात कि ये जो लॉसेस एडजस्ट हुए हैं, ये इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल गेन वैसे भी एडजस्ट नहीं हो सकते। अभी ये लॉसेस भी एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल गेन ये बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होंगे। ठीक है, और अगर कैपिटल गेन्स हैं तो उसके ऊपर अलग से उसका टैक्स बनेगा ही बनेगा। सही है, बाहर तौर, लेकिन कैपिटल गेन की खुद की टैक्सेशन भी ठीक हुई है या नहीं हुई है, उसको हम देख लेते हैं। शेयर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन लंडन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू, सेल प्रोसीड्स, कॉस्ट, गेन, लॉस। हमने कहा ये सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्टेड नहीं है, या ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स का क्राइटेरिया तो मीट नहीं कर रहे,
लिस्टेड होती PSX के ऊपर तो हम कहते हैं पब्लिक कंपनी है, लेकिन इस केस के अंदर ये पब्लिक कंपनी नहीं है, सही है, ये प्राइवेट कंपनी है। तो हमने कहा कि सर ये गेन लॉस जो भी है ये सेपरेट ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा। फिर शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ड इन पाकिस्तान, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला भी जो गेन है ये भी ये भी NTR में जाएगा, ये भी NTR में जाएगा। हाँ, ये वाला जो गेन है कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका जाएगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर, ठीक है। और ये वाला जो लॉस है ये एडजस्ट भी नहीं होगा, ये NTR में ये सारा के सारा गेन टैक्सेबल होगा, और ये लॉस चूंकि किसी से एडजस्ट नहीं हो रहा, अगर तो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड गेन होगा तो उसका अगेंस्ट एडजस्ट होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और लिस्टेड शेयर्स का जो गेन है वो कैरी फॉरवर्ड होता है 3 इयर्स के लिए। ये आपके जहन में रिक्वायरमेंट याद होनी चाहिए, ये आप ड्राफ्ट कर लेंगे, ईजी। अच्छा, फिर आते हैं द डेप्रिसिएशन रिलेट्स टू अ मशीन दैट वाज सोल्ड एंड लीज्ड बैक बाय FFL। मशीनरी बेची फिर लीज बैक कर ली, अच्छा बेची फिर लीज बैक कर ली। अभी देखो यहाँ पर हम अकाउंटिंग की जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स अकाउंटिंग की हैं वो अपनी जगह। अकाउंटिंग तो कहती है कि भाई अगर तो सोल्ड है और लीज्ड बैक है तो जाहिर सी बात है ये राइट टू यूज ऑफ एसेट बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होगा, राइट टू यूज ऑफ एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगा, वो इन्वॉल्व होगा। लेकिन टैक्स की दुनिया में बड़ा सिंपल उसूल है कि भैया आपने लीज रेंटल्स को एज एक्सपेंस ट्रीट करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अकाउंटिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको डिसरिगार्ड कर देंगे, ठीक है। अकाउंटिंग वाली चीज़ों को, सारी एडजस्टमेंट्स को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। डेप्रिसिएशन हटा दी, एड बैक कर देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक कर देंगे, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल को रिवर्स कर देंगे, टैक्स गेन लॉस ऑन डिस्पोजल को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है। और हम यूँ अज्यूम करेंगे कि टैक्स की दुनिया में टैक्स के पर्सपेक्टिव से हमने उस एसेट को डिस्पोज कर दिया, गेन लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो भी उसके लीज रेंटल्स होंगे वो हम एज एक्सपेंस ट्रीट करके P&L में लेकर जाते रहेंगे, ठीक है। यही हरकतें आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। बुक वैल्यू सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, ये वो सब चीज़ें, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या, इन शॉर्ट उसी को आपने ड्राफ्ट करना है, ठीक है। ड्राफ्टिंग हम वैसे ही देख लेंगे। बाहर तौर दिस एडजस्टमेंट इज़ अ वेरी इजी एडजस्टमेंट, इसमें कोई रॉकेट साइंस बात नहीं थी। Profit before tax includes a payment of 8.4 million made to an advertising agency for promoting its entertainment toys through digital marketing and social media management. Shoving. रॉयल्टी भी दी है इसने अपनी एसोसिएट कंपनी को। रॉयल्टी देने के बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी इनकर किए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी इनकर किए हैं और रॉयल्टी भी दी है, ठीक है। अच्छा भाई, तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर क्या विदहोल्डिंग हुई है और क्या विदहोल्डिंग होनी चाहिए, नेट क्रॉस, उसकी इम्प्लीकेशन हम देखेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि अगर तो एसोसिएट कंपनी को रॉयल्टी पे हो रही है तो फिर ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्यों इनकर हो रहे हैं, क्योंकि एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स अगर तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं और ये अल्लाह भला करे रॉयल्टी की पेमेंट भी हो रही है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी इनकर हो रहे हैं, तो फिर लॉ कहता है कि 25% तक एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे, ठीक है। मार्केटिंग के एक्सपेंसेस 25% तक कमिश्नर डिसअलाउ कर देगा, डिसअलाउ हो जाएंगे। Are you getting this? So all this needs to be drafted. Are you getting this? अच्छा भाई, तो ये ट्रीटमेंट मैंने आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट्स का बता दिया और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस ट्रीटमेंट नहीं था, उसके लिए हमने तो ऑर्डिनेंस को खोला भी नहीं है अभी, ये हमारे जहन में होना चाहिए, ठीक। ट्रीटमेंट
जहाँ ज़रूरत पड़े हम खोल सकते हैं, रेट के लिए खोल सकते हैं, रेलिवेंट सेक्शन के लिए खोल सकते हैं अगर हमें कोई ट्रीटमेंट देखना हो तो, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ड्राफ्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा भाई, so understanding the scenario, the question asks you to review a draft of tax computation। ठीक है, ये पता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, 50% ओन्ड बाय KCL, और आपको कमेंट करना है रिवाइज कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा भाई, आ जाओ भाई, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पर आ जाओ। सबसे पहले फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटेड एज FTR इनकम। मैनेजर ने इसे क्या ट्रीट कर लिया है? FTR इनकम ट्रीट कर लिया, और नेट अमाउंट अपनी कंप्यूटेशन से लेस कर लिया कि भैया इसको हम FTR में टैक्स करेंगे। अच्छा भाई, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है इसका? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम एन एसोसिएट इज सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स रिजीम, नॉट FTR। ठीक होगी बात? अच्छा भाई, तो ग्रॉस अमाउंट है क्या? ये तो 4% टैक्स काट के हमें पैसे दे दिए, इसका मतलब सर टोटल फीस बनती कितनी थी? मैं कहा आप ग्रॉस अप कर लो भैया, डिवाइड बाय 96% करके, तो 5 मिलियन बनती थी। तो बेसिकली जो FTS है, ग्रॉस FTS, दैट्स 5 मिलियन। एक्सपेंस कितना है? 2 मिलियन। ये एक्सपेंस अलाउबल होगा वाइल कंप्यूटिंग MTR लायबिलिटी। अच्छा, और विदहोल्डिंग टैक्स रेट होगा कितना? 9%। 9% कंपनी है ना, 9%। ठीक है, कमिश्नर शॉर्टफॉल रिकवर कर सकता है। तो हमने कहा ठीक है सर, अब मिनिमम और नॉर्मल की कंप्यूटेशन होगी और टैक्स पे हो जाएगा। एक्स्ट्रा बनता है, एक्स्ट्रा पे होगा। वैसे तो बाहर तो और एक्स्ट्रा बनेगा ही, क्योंकि उसने तो विदहोल्डिंग ही कम करी है, तो टैक्स तो पे करना ही है इसके ऊपर। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? तो बाहर तो और हमें ये दोनों बातें बतानी है कि ग्रॉस ये एक्सपेंस भी अलाउ होगा और विदहोल्डिंग रेट भी क्या होगा? 9% होगा, और कमीशन में रिकवर द शॉर्टफॉल। ये भी हमें बताना है, ये भी हमें बताना है, ये भी हमें बताना है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, डीम्ड इनकम। मैनेजर ने क्या ट्रीट किया? डीम्ड इनकम वाज कैलकुलेटेड 1% ऑफ FMV ऑफ बोथ, रिजल्टिंग इन डीम्ड इनकम ऑफ 3 मिलियन। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? वन कैपिटल एसेट, उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, शुड हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पर डे ऑन डीम्ड इनकम। ठीक है, दूसरा जो प्लॉट है उसकी 25 मिलियन से ज़्यादा वैल्यू है, और इस साल नहीं खरीदा गया, वो लास्ट ईयर खरीदा गया था। तो हमने कहा टैक्स रेट फॉर डीम्ड इनकम इज 5%। ठीक है, ऑफ द कैपिटल एसेट, नॉट 1%। अच्छा, इफेक्टिव रेट 1% ही बनेगा। ठीक है, इफेक्टिव रेट 1% बनेगा, 20% इंटू 5%, 1% बनेगा। ठीक है, इफेक्टिव रेट 1% ही बनेगा। तो अगर आप चाहें तो आप ये इग्नोर भी कर सकते हैं, इफेक्टिव रेट विल बी 1%। करेक्ट डीम्ड इनकम शुड बी 140 मिलियन इंटू 5%। इफेक्टिव रेट, इनकम कितनी बनेगी? देखो, एक तो है इनकम, फिर है उसके ऊपर टैक्स रेट। तो आपने करेक्ट इनकम कैलकुलेट कर ली, टैक्स तो 20% बनेगा ना, इफेक्टिव रेट 1% बनेगा। इफेक्टिव रेट कितना बनेगा? 1% बनेगा इफेक्टिव रेट, इनकम नहीं, इफेक्टिव रेट। इनकम तो कितनी बनेगी? 5%। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स ये क्लियर कर रहे हैं कि इनकम इज 5%। फिर उस इनकम का 20% जब निकालेंगे तो वो फिर इफेक्टिव रेट ऑफ 1% के अंदर ट्रांसलेट होगा। अगर हम इस वक्त इनकम की कंप्यूटेशन देख रहे हैं, देन इट शुड बी 5%। ठीक है, सो दीज 2 पॉइंट्स आर मेकिंग दिस वेरी क्लियर। तो करेक्ट डीम्ड इनकम कितनी होनी चाहिए? 140 मिलियन का
5%. This amount shall be included as deemed income but not under the head income from business. ये मैंने आपको बताया ये फुल एंड फाइनल में जाता है और फिर इसके ऊपर 20% लग जाएगा, तो 5 into 20 1% का इफेक्टिव टैक्स रेट बन जाएगा. डोनेशन, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आप जरूर मेंशन करें. इफेक्टिव रेट भले 1% का हो, ये भी लिख दें आप इफेक्टिव रेट कि भाई 5% डीम्ड इनकम, 20% के ऊपर टैक्स, तो 1% का इफेक्टिव रेट निकलेगा, लेकिन 1% इज नॉट डीम्ड इनकम. ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई कर दें आप. अब आ जाओ डोनेशन के ऊपर. डिडक्टेड ₹26 million वैल्यू ऑफ द गेम्स डोनेटेड. ठीक है, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? डोनेशन इज एलिजिबल फॉर अ टैक्स क्रेडिट एंड नॉट अ डिडक्शन फ्रॉम इनकम. दिस अमाउंट इज एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट एट द फेयर मार्केट वैल्यू. लेकिन सेक्शन 109 जो ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएट्स का सेक्शन है वो भी कुछ कहता है. क्या कहता है? कमिश्नर माइट व्यू दिस एज अ टैक्स अवॉइडेंस स्कीम. क्योंकि पहले एफएफएल ने परचेज किए गेम्स और केसीए लॉस मेकिंग है तो खुद तो टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकती, तो एग्जामिनर कहता है कि बहुत से बच्चों ने ये एस्पेक्ट मिस कर दिया. ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए. बी वेरी वॉचफुल. ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स, आपका दिमाग फौरन ट्रिगर करना चाहिए कि वो एसोसिएट्स वाले सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे. कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में सारा के सारा नेट शेट करके इसको एसबीआई बोल दिया. हमने कहा नहीं, मल्टीपल एरर्स हैं इसके अंदर. लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो कि फॉरेन लिस्टेड कंपनी है, गेन है और फॉरेन सोर्स कैपिटल इनकम है और वो एनटीआर में टैक्स होगी, एसबीआई में टैक्स नहीं होगी. प्राइवेट कंपनी के जो लोकल शेयर्स हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसको सिर्फ ड्राफ्टिंग देख रहे हैं हम. गेन इज टैक्सेबल अंडर एनटीआर नॉट एसबीआई. कंसीडरेशन शुड बी हायर ऑफ एफएमवी और एक्चुअल प्रोसीड्स. और करेक्ट गेन क्या निकलेगा वो भी आपने करेक्ट करके बता देना है. पीएसएक्स शेयर्स ये सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, ये एनटीआर से एडजस्ट नहीं हो सकता और 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है. सारी बातें हम कर चुके थे, इसको हमने ड्राफ्टिंग की सूरत में भी देख लिया. सेल एंड लीज बैक, ड्राफ्टिंग को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है, इजी कर दिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं. ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में सेल एंड लीज बैक मैनेजर का ट्रीटमेंट यह है भाई, डिडक्टेड टैक्स डेप्रिसिएशन. लेकिन अब जो करेक्ट ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या क्या है? फॉर अ सेल एंड लीज बैक अंडर फाइनेंस लीज, टैक्स ट्रीटमेंट फॉलोज द स्पेसिफिक रूल्स, not a standard depreciation on the leased asset. Remove the accounting entries, add back accounting ROU depreciation, accounting interest and deduct the accounting gain on sale. Accounting वाली चीजें सारी remove होंगी. Apply the tax treatment, tax gain on disposal, lease rentals, ये दोनों बातें मैं आपसे कर चुका. ठीक है, और एग्जामिनर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स या अकाउंटिंग गेन ये इग्नोर किए हैं स्टूडेंट्स ने. अच्छा भाई, फिर ग्रुप रिलीफ का सेक्शन है. ग्रुप रिलीफ के डॉक्यूमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी डिस्कशन हमने नहीं करी है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों ने इसको पढ़ा है, लेक्चर्स आपने देखे हैं, सो यू कैन रिकॉल कि जो ग्रुप रिलीफ है, ग्रुप रिलीफ सेक्शन 59B वाला, एक तो है अमलगमेशन वाला, एक है टैक्सेशन एज ए सिंगल फिस्कल यूनिट, उसके लिए 100% होल्डिंग चाहिए. तो ना तो ये अमल स्कीम ऑफ अमलगमेशन है, ना तो ये 100% ओन्ड सब्सिडरी है. तो फिर बचता क्या है? ग्रुप रिलीफ अंडर सेक्शन 59B. इस 59B के तहत जो ग्रुप रिलीफ बचता है, ठीक है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ फुलफिल नहीं हो रही हैं. जब वो यहाँ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं तो फिर ये ग्रुप रिलीफ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो मैनेजर ने क्या क्लेम किया वो आपको पता है. करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? ग्रुप रिलीफ रिक्वायर्स द होल्डिंग कंपनी टू ओन एटलीस्ट 75% ऑफ द सब्सिडरी शेयर. And since FFL only owns 50% of KCL, group relief is not available and 85 million reduction is incorrect. ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हम देख लेंगे, लेकिन मैंने भी आपको क्विकली रिकॉल करा दिया. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देखो, मैनेजर ने क्या किया भाई, 8.4 मिलियन की जो पेमेंट है उसको अज्यूम कर लिया कि वो अलाउड है. करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो भाई ग्रॉस अप, नेट एक्सपेंसेस लेस नहीं होते, ग्रॉस एक्सपेंसेस लेस होते हैं. सही, तो एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एट द ग्रॉस अमाउंट बिफोर एनी विदहोल्डिंग टैक्स. भाई टैक्स आपका विदहोल्ड हो गया, आपने अगर किसी का टैक्स विदहोल्ड किया है, ठीक, वो तो आपको जमा कराना है भाई टैक्स विदहोल्ड करके. सही, एक्सपेंसेस तो आप पूरे रिकॉर्ड करोगे. ऐसा नहीं है कि आपने किसी का टैक्स अगर विदहोल्ड कर लिया है तो अल्लाह भला कर दे वो आपका एक्सपेंस नहीं है. नहीं, आपका एक्सपेंस है. ठीक, तो आपने उसको एक्सपेंस तो दिखाना है ग्रॉस करके. आर यू गेटिंग दिस?
अच्छा भाई, और हमें पता है कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर ये 4% का जो रेट है वो हमारे पास अप्लाई होगा, ठीक है, रिड्यूस्ड रेट की सर्विस, तो हमने वो अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिसअलाउंस, अच्छा भाई, अब एक सेक्शन है 108 सब सेक्शन 6, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर आप सजेस्टेड सॉल्यूशन देखेंगे तो वो कंसाइज उसके अंदर मेंशन कर दिया, तो मैंने इसको थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड कर दिया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। एफएफएल का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना था भाई? 8.75 ग्रॉस करके हम लिखेंगे। और एंड प्रीवियसली क्लेम्ड डिडक्शन फॉर रॉयल्टी पेड टू केसीएल, और रॉयल्टी की डिडक्शन भी हमने ली है। अच्छा भाई, रॉयल्टी की डिडक्शन भी हमने ली है। ये सारी की सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इन द लास्ट टैक्स ईयर, लास्ट टैक्स ईयर के अंदर हमने इसको पे किया रॉयल्टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 108, बिकॉज एफएफएल इज पेड द रॉयल्टी और उसके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी हैं, तो कमिश्नर के पास पावर है टू इशू अ नोटिस आस्किंग एफएफएल टू प्रूव दैट दीज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डिड नॉट प्रोवाइड अ बेनिफिट टू केसीएल। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी कर रहे हो, फिर आप रॉयल्टी भी पे कर रहे हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसका बेनिफिट भी केसीएल को नहीं जा रहा है, वो रॉयल्टी तुमको दे चुके हो। If FFL fails to provide satisfactory explanation or evidence in response to this notice, the tax law allows for 25% of FFL's total advertisement expense for the year to be disallowed as a reduction. Since FFL paid royalty to its associate, commissioner might investigate the current advertisement expense कि ये provide करता है undue benefit to KCL. If FFL cannot prove otherwise, 25% of this expense could be disallowed and allocated to the associate. Are you getting this? So this is a requirement and you should know this. Are you getting this? तो इस तरह से ये ड्राफ्ट होगा जिसके अंदर ज़्यादा बातें हैं, अमाउंट की कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे ये डीम्ड इनकम वाली बातें हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर ये अल्लाह भला करे कैपिटल गेन के अंदर काफ़ी सारी बातें हैं, तो जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उसके मार्क्स 4 भी हैं, 5 भी हैं, एग्जामिनर ने रखे हैं, सारे अपने एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, तो यू कैन गेट अप टू 4 मार्क्स। कैपिटल गेन वाली एडजस्टमेंट में तेरा 4 to 5 मार्क्स, ठीक है। इसमें भी 3 और 4 मार्क्स इन दिस सेल एंड लीज बैक। और जो बिल्कुल ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सी नन्नी मुन्नी सी कोई एडजस्टमेंट है, मिसाल के तौर पर FTS वाली, इसके 2 मार्क्स होंगे, 1 मार्क होगा, ठीक है। डिटेल्ड एडजस्टमेंट्स के ज़्यादा मार्क्स हैं। एंड इफ यू ड्राफ्ट ऑल दिस इन दिस मैनर, इंशाल्लाह यू विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, ठीक है मेरे बच्चों। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ, क्लियर कर पाया हूँ कैसे ड्राफ्टिंग होगी, कैसे आपने आंसर को अप्रोच करना है, किस तरह से आपने मार्किंग को जहन में रखना है, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कर लेना है। रॉकेट साइंस चीज़ें नहीं आ रही हैं, बट ड्राफ्टिंग इज़ द की टू सक्सेस, हाउ यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट इट, ठीक है। तो मैंने इसको बुलेट पॉइंट्स में इसीलिए तोड़ दिया ताकि आपको भी ये बता सकूँ मैं कि इसमें कोई लंबी चौड़ी अंग्रेज़ी नहीं झाड़नी, हमने सिर्फ ट्रीटमेंट लिखना है। ट्रीटमेंट क्या है, हुआ क्या है, ठीक हुआ या नहीं सही हुआ, प्रपोज करना है, ठीक होगा तो कैसे होगा, ठीक है। कि भाई एक्सपेंसेस नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स लेस थोड़ी होंगे, ग्रॉस होंगे, तो भाई ग्रॉस करके लेस करो। डीम्ड इनकम 1% पर थोड़ी निकलेगी भाई, 5% पर निकलेगी, ठीक है। वो भी बिजनेस इनकम ऐड नहीं होगी, अलग होगी। कहने का मकसद ये कि यू हैव टू एनालाइज प्रॉपर्ली एंड डाइसेक्ट एवरीथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, may Allah bless you all, take care a lot, अल्लाह हाफिज़।